सही कर संविधान संशोधन विधेयक की विधायी शक्तियां चल रही हैं, संसद की शक्तियां चल रही हैं और संसद के कार्य चल रहे हैं। और संसद के कार्य में आपको कुछ हमने विशेष कार्य बताए थे। ये विशेष कार्य किसके हैं? ये राज्यसभा के हो जाएंगे। और कुछ हम लोगों ने देखा था संसद के विधायी कार्य, ये दो तरीके के कार्य में देखे थे। मैं विशेष कार्य में आपको दो तरीके के कार्य बताए थे, दो आर्टिकल बताए होंगे, एक 249 और दूसरा कौन सा 312। 249 में बता दो और 312 में बता दो। 249 में क्या है, 312 में क्या है? 249 में राज्यसभा संसद को राज्य सूची के तहत राज्य सूची के पर कानून बनाने का क्या किसको मिल जाता है? संसद को मिल जाता है। इसका बहुमत लगाना कितना बहुमत चाहिए होता है? बहुमत कब कितने बहुमत से राज्यसभा संसद पेश करते हैं? 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवा। यहाँ पर अखिल भारतीय सेवा है, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा। ये दो तरीके के विशेषाधिकार किसको दिए गए थे? केवल राज्यसभा को दिए गए, हमारी लोकसभा को प्राप्त नहीं है। विधायी कार्य में आपके कुछ विधेयक बताए हैं। ये विधेयक कौन सा है हमारा? साधारण विधेयक। ये कोई ये बता दिया कौन से आर्टिकल में साधारण विधेयक, कौन से आर्टिकल में साधारण, कौन सा नहीं था, नहीं था, इसमें कोई आर्टिकल ही नहीं। ये तो विधेयक के साधारण। ये दूसरा कौन सा बताया था? दूसरा बताया था धन विधेयक। इसका आर्टिकल बताया है। ये कौन सी आर्टिकल में धन विधेयक? ये दो में बताए हैं, 109 और 110। 109 में विधेयक बताई गई है, 110 में बताया गया है इसको करने। इसके बाद अगला हमने कौन सा दे दिया है? देखिए बजट, इसको क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण। कौन से आर्टिकल में बताया? 112 में। और बजट के अलावा अगला ये कौन सा बताया? संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक ये कौन से आर्टिकल में बताया? 368 में बताया। एक और बताया कौन सा है? वित्त विधेयक। वित्त विधेयक ये कौन से आर्टिकल में बताया? वित्त विधेयक बताया आपको 117। ये दो प्रकार के होते हैं, दोनों वित्त विधेयक हम देखेंगे। साधारण विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया बता दी कि जब भी लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा साधारण विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? 6 महीने तक रोक सकती है। अगर नहीं कुछ होना तो राष्ट्रपति क्या हो जाएगी? संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक ये करवा दी जाएगी। ध्यान विधेयक के मामले में आपको बता दें कि कितने समय तक रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। इसके अलावा राज्यसभा कुछ भी इसमें नहीं कर सकती। अब तो ये बजट है, ये भी क्या है? ये भी एक प्रकार का धन विधेयक ही होता है। जैसे धन विधेयक पारित करते हैं ऐसे करके बजट पारित करते हैं। मतलब बजट की प्रक्रिया पूरी तरीके से कहाँ संपादित किए थे? लोकसभा संपादित किया था। यहाँ पर राज्यसभा को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं, कुछ भी नहीं कर सकती है राज्यसभा इस मामले में। जैसे धन विधेयक पारित करते हैं ऐसे बजट पारित करते हैं। तो इसको बताने की जरूरत नहीं, केवल आर्टिकल अपना ध्यान रखो। कौन से आर्टिकल में है? 112। संविधान संशोधन विधेयक आपको बता दिया कि संविधान संशोधन विधेयक कौन से आर्टिकल में है? 368 में। इसको पारित करने की आपको प्रक्रिया भी बता दी कि कैसे करके संविधान संशोधन विधेयक पारित करते हैं। संविधान संशोधन विधेयक के बारे में आपको बताया था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया चाहे लोकसभा में स्टार्ट हो जाए चाहे राज्यसभा में स्टार्ट हो जाए, किसी भी सदन में स्टार्ट हो सकती है। दूसरा आपको संविधान संशोधन विधेयक के बारे में बताया कि संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ये जरूरी नहीं होती। तो कोई जरूरी नहीं राष्ट्रपति से पूछ के लेंगे, किसी भी सदन में कभी ला सकते हैं। तीसरा पॉइंट, ये विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि इकट्ठा बिठा के संयुक्त बैठक बिठा के पारित करा दे, नहीं कर सकते। और चौथी बात, इस पर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होगी। राष्ट्रपति अपनी अनुमति देगी, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। राष्ट्रपति इस विधेयक को वापस या नहीं करवा सकते हैं। राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा? इस पर वीटो नहीं कर सकते राष्ट्रपति।
एक विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल की सहमति द्वारा, तीसरा कैसा केवल संसद में विशेष बहुमत के द्वारा। ये हम लोग देख लिया। अब ऐसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से दी गई, कहाँ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई बताइए कि नहीं, कहाँ से ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया से कहाँ से दी गई, अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दी गई है संविधान संशोधन। अगला देखते हैं कौन सा है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया देख लेते हैं कैसे करके वित्त विधेयक पारित। यहाँ तक का ये सब हमारा आपको वित्त विधेयक को पारित करने से पहले आपको धन विधेयक के बारे में पता होना चाहिए कि धन विधेयक होता क्या है। वित्त भी पैसे से संबंधित है और धन भी हमारा पैसे से संबंधित है। तो पहले देखते हैं धन विधेयक। आपको 3 तरीके की विधियां बताई थी। कौन सी विधियां बताई थी? एक आर्टिकल 266, दूसरी आर्टिकल 266 और तीसरी 267। ये कौन सी है? ये हमारी है संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स की भी कंसोलिडेटेड फंड इसी में। इसमें आपकी कौन सी दी गई है? लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि पब्लिक अकाउंट वाली होगी थी। और तीसरी कौन सी बताई? अचानक वाली यानी कि आकस्मिकता निधि, आकस्मिकता निधि। तीनों प्रकार की निधियों की आपको एग्जांपल दे दी। क्या होता है? भारत सरकार की जितनी भी आमदनी पैसा वगैरह होता है वो सब किसमें रखा जाता है? संचित निधि। जो पब्लिक का पैसा वो कौन से में है? लोक लेखा निधि। और अचानक किसी आपदा से निपटने के लिए जो पैसा रिजर्व करके रखा उसको क्या कहते हैं? आकस्मिकता निधि। इन तीनों निधियों में से किसी भी प्रकार का पैसा चाहे निकालना हो, चाहे उसमें पैसा जमा करना हो, किसी प्रकार का कर लगाना हो, कर हटाना हो, कर की दरें बढ़ानी हो, कर की दरें कम करनी हो, ये अगर जिस भी एक्ट में ऐसे प्रावधान होंगे उनको क्या कहेंगे? धन विधेयक। ठीक है, परिभाषा में बता दी 110 कि 3 चाहे संचित निधि में कोई पैसा जमा करना हो, कोई पैसा निकालना हो, लोक लेखा निधि में से कोई पैसा निकालना हो, जमा करना हो, या आकस्मिकता निधि में से, या फिर कोई टैक्स लगाना हो, कोई टैक्स हटाना हो, उनकी दर में परिवर्तन करना हो, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी प्रावधान है, इतने ही बातें करेंगे, इससे रिलेटेड कोई प्रावधान है उसको क्या कहेंगे? लोग धन विधेयक कहेंगे। लेकिन केवल धन यानी कि पैसे से संबंधित इतने ही मामले थोड़ी हो सकते हैं, और भी कई मामले हो सकते हैं। तो जैसे हम मान लिया ये हमारी एक बड़ी लिस्ट है, ये तो ऐसे करके लिस्ट दे देते हैं, ऐसा करके कॉलम बना लीजिए। इस कॉलम में इतने प्रावधान दिए गए हैं जो हमने अभी बताया। किसी संचित निधि के लोक लेखा निधि, आकस्मिकता निधि से पैसा निकालना, जमा करना, कोई टैक्स लगाना, हटाना वगैरह वो सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है। अब कुछ बातें ऐसी हो सकती है जो है तो पैसे से संबंधित लेकिन इस वाली लिस्ट में शामिल नहीं। जैसे कोई सब्सिडी दे दी गई तो इस वाली लिस्ट में कहीं गया नहीं आया, लेकिन है तो पैसे से संबंधित। तो पैसे से संबंधित और भी मामले हो सकते हैं जो इस लिस्ट में शामिल नहीं। ठीक, तो अगर कोई ऐसा भी रहे जो केवल और केवल इस लिस्ट में शामिल विषयों को शामिल कर रहा है तो कौन सा विधेयक हो जाएगा? धन विधेयक हो जाएगा। कोई ऐसा विधेयक जिसमें इस लिस्ट के भी विषय शामिल हैं और इस लिस्ट के भी विषय शामिल हैं, मतलब ऐसा विधेयक। समझ गए? कुछ बातें विधेयक की हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो 110 की लिस्ट में तो शामिल हैं लेकिन बाहर की भी बातें शामिल हैं, पैसे से संबंधित। ऐसे विधेयक को क्या कहेंगे? ऐसे विधेयक को कहेंगे वित्त विधेयक फर्स्ट। ठीक, दो तरीके के वित्त विधेयक हमारे होते हैं, यानी कि एक ऐसा वित्त विधेयक जिसमें धन विधेयक से भी संबंधित बातें हैं और कुछ बातें और हैं जो पैसे से ही संबंधित हैं। ऐसे विधेयक को क्या कहेंगे? वित्त विधेयक फर्स्ट। अब कोई ऐसा विधेयक है जिसमें धन विधेयक से संबंधित कोई भी बात नहीं है लेकिन है पैसे से ही संबंधित, ये बाकी बातें, यानी कि जिनमें से किसी विषय पर कोई विधेयक हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे वित्त विधेयक सेकंड। ठीक है, आई बात समझ? मतलब जैसे हमारी 110 में आर्टिकल 110 में एक लिस्ट दी हुई है, उस लिस्ट में से अगर केवल उतनी ही लिस्ट में से कोई विषय से संबंधित कोई विधेयक आ जाए तो पूरी तरीके से उस विधेयक को क्या कहेंगे? धन विधेयक कहेंगे। कोई ऐसा विधेयक आ जाए जिसमें इस लिस्ट का तो कोई विषय शामिल नहीं है, साथ में कोई बाहर का भी कोई विषय शामिल है पैसे से संबंधित लेकिन इस लिस्ट में शामिल नहीं, ऐसे विधेयक को क्या कहेंगे? वित्त विधेयक फर्स्ट। और कोई ऐसा विधेयक जिसमें 110 का कोई विषय शामिल नहीं है, बाहर का कोई विषय है पैसे से संबंधित, उसको क्या कहेंगे? वित्त विधेयक सेकंड। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अब इस वित्त विधेयक को लोग पारित कैसे करते हैं? जैसे
चाहे हम वित्त विधेयक फर्स्ट की बात करें और चाहे हम वित्त विधेयक सेकंड की बात करें, इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 117 एक में, इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 117 3। ठीक है, ऐसे करके दो हमारे आर्टिकल हैं। इन दोनों को पारित करने की प्रक्रिया लगभग साधारण विधेयक के समान होती है। मतलब राज्यसभा इन विधेयकों पर उतनी ही शक्तियां रखती है जितनी साधारण विधेयक की मांग करती है। मतलब इन विधेयकों को पारित करने के लिए राज्यसभा मैक्सिमम 6 माह तक इनको रोक सकती है। अगर किसी तरीके का विवाद हो जाए तो संयुक्त बैठक भी हो सकती है। लेकिन कुछ मामलों में ये विधेयक धन विधेयक के समान होते हैं। पारित करने की प्रक्रिया कैसे हो जाएगी? साधारण। लेकिन कुछ मामलों में धन विधेयक के समान, जैसे कि वित्त विधेयक फर्स्ट की बात करें तो दो मामलों में ये धन विधेयक के समान होता है। पहली बात तो ये, इसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाए। ये किसकी विशेषता है? ये धन विधेयक की विशेषता है। साधारण विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से थोड़ी लेके आते हैं। लेकिन वित्त विधेयक फर्स्ट की बात करें तो केवल दो मामलों में ये धन विधेयक के समान है। पहली बात, ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आएगा, और दूसरी बात, इसको केवल और केवल लोकसभा में शुरू किया जाएगा। ठीक है, क्या हो गया? ये धन विधेयक के समान हो गया। बाकी पूरी पारित करने की प्रक्रिया कैसी है? साधारण विधेयक के समान। दूसरी बात, अगर हम वित्त विधेयक सेकंड की बात करें तो वित्त विधेयक सेकंड को हम लोग राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाते हैं। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। बाकी सभी मामलों में ये कैसा है? साधारण। प्रक्रिया पारित करने की वैसी ही है जैसी साधारण विधेयक को पारित करते हैं। केवल इन मामलों में वित्त विधेयक कैसे हो जाते हैं? धन विधेयक की प्रक्रिया हो जाती है। मतलब वित्त विधेयक फर्स्ट दो तरीके से, पहला वन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आएगा और लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ऐसे विधेयक सेकंड ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाएगा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लेकिन पारित करने की प्रक्रिया कैसी होती है? साधारण। तो ये बताओ, वित्त विधेयक के मामले में राष्ट्रपति वीटो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मतलब राष्ट्रपति विधेयक के मामले में वीटो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ना? सही है। अन्य मामले में तो उसमें जोड़े हैं, नहीं कर सकते हैं। अन्य मामले में तो जोड़े हैं। जैसे वित्त विधेयक कोई आया, कोई वित्त विधेयक फर्स्ट मामले, वित्त विधेयक फर्स्ट आया तो राष्ट्रपति वित्त विधेयक फर्स्ट के मामले में वीटो कर सकते हैं नहीं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं। और बताओ, कर सकते हैं? ये दर्शक जान कर रहे हैं कि इन दो मामलों में ये धन विधेयक के समान है, ऐसे एक मामले में धन विधेयक के समान है। बाकी पारित करने की पूरी प्रक्रिया कैसी है? साधारण विधेयक की तरह होती है। साधारण विधेयक के राष्ट्रपति वीटो प्रयोग कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। राष्ट्रपति वीटो प्रयोग कर रहे थे। क्यों? धन विधेयक को पूरे विचार के लिए नहीं बना सकते। बाकी तो साधारण में सभी तरीके के वीटो कर रहे थे, सब वीटो कर सकते हैं। वित्त विधेयक में राष्ट्रपति सब वीटो कर सकते हैं। केवल दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आएगा और केवल लोकसभा में ही लाया जाएगा। क्लियर की बात है? देखो नोट कर लो, मेरी कर लो। धन विधेयक, वित्त विधेयक, मेरी कर लो वित्त विधेयक। डिग्री से लिखते हुए आ रहे हैं, ठंड से लग पहले 10 मिनट रुक गए तो बारिश हो गई, मतलब कितनी देर तक रुके रहे, उनका आगे रुक जाएंगे, सूख जाएंगे, लेकिन वहां तक आने आज रुकते ही रहे। घर से चले, घर से मौसम सही था, रास्ते में मुझे थोड़ा सा बिगड़ गया। अगर ऐसा पता होता तो उससे निकल आते, उससे निकल आते। छाता गाने ले छाता हमारे घर में नाम रुक गए। लेकिन अगर वित्त विधेयक, इसलिए वित्त विधेयक दो प्रकार के हो सकते हैं। वित्त विधेयक दो प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1, वित्त विधेयक फर्स्ट। वित्त विधेयक फर्स्ट अनुच्छेद 117(1), अनुच्छेद 117(1). वित्त विधेयक सेकंड, वित्त विधेयक सेकंड
छेद 117 2 नहीं 117 3 117 3 117 1 117 3 अगला पॉइंट वित्त विधेयक कुछ मामलों में वित्त विधेयक कुछ मामलों में धन विधेयक के समान तो कुछ मामलों में साधारण विधेयक के समान होते हैं। साधारण विधेयक के समान होते हैं। अगला पॉइंट वित्त विधेयक फर्स्ट केवल लोकसभा में केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जा सकता है। वित्त विधेयक सेकंड राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद के किसी भी सदन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। वित्त विधेयक के मामले में राज्यसभा को वित्त विधेयक के मामले में राज्यसभा को साधारण विधेयक के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। साधारण विधेयक के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, मतलब ये कि जो शक्तियां साधारण विधेयक के समय यूज करती है वही शक्तियां यहाँ पर यूज करेगी। केवल इतना चेंज हो जाता है विधेयक की तरह कि इसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाना होता है और लोकसभा में लाना होता है। इसको किसी भी सदन में ला सकते हैं लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। तो ये वाली विशेषता किसकी है? ये धन विधेयक की। ऐसा विधेयक साधारण विधेयक होता है ना, ऐसी विशेषता धन विधेयक में आती है। तो ये किसके समान हो गया? धन विधेयक के समान हो गया। पारित करने की प्रक्रिया कैसे हो जाएगी? साधारण विधेयक के समान हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमारी संसद में इतने कार्यकलाप होते हैं। अब आप देखते संसद के बारे में थोड़ी सी बातें हो। पदाधिकारी हमको पहले बता दिए कि संसद के हमारे 4 पदाधिकारी मुख्य रूप से होते हैं, सभापति और उपसभापति, और इसके अलावा अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष। इसके अलावा ये और बता दिया कौन सा? प्रोटेस्ट। ये चीज हमारी। अब हम देखते हैं कि संसद में और क्या क्या होता है। संसद के सदस्यों का यानी कि सदस्यता समाप्ति। संसद के सदस्यों की सदस्यता समाप्ति कैसे करके संसद के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो सकती है? देखिए, संसद के सदस्यों की सदस्यता समाप्त होने का पहला तरीका कौन सा होता है? कल
विरोधी कानून। इसके बाद में आपको बताया था संविधान की 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन द्वारा एक कानून लाया गया, वो कौन सा है? दल बदल विरोधी कानून। यहाँ बताया था कि अगर कोई सदस्य जिस दल के टिकट पर चुनाव जीतकर पहुंचा उसी दल में रहेगा, अगर वो दल चेंज करता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ये हमारा दल बदल विरोधी कानून। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि दल बदल के आधार पर डिसीजन कौन लेता है? डिसीजन लेता है पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी मतलब कोई सदस्य अपनी सदस्यता से वंचित हो गया है या नहीं हो गया दल बदल के मामले में, इस पे डिसीजन कौन लेगा? पीठासीन अधिकारी, सभापति, उपसभापति और लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा का सदस्य लोकसभा के पीठासीन अधिकारी निर्णय देंगे और राज्यसभा के आपको राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी। इसके अलावा ये सदस्य जब चाहे तो पीठासीन अधिकारी को क्या कर सकते हैं? अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। पीठासीन अधिकारी को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। ये लोग अपना इस्तीफा किसको सौंपेंगे? अपने पीठासीन अधिकारी। मतलब अगर राज्यसभा का है तो राज्यसभा के सभापति को इस्तीफा सौंपेगा और लोकसभा का सांसद है तो लोकसभा के अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपेगा। ये लोग राष्ट्रपति को इस्तीफा नहीं सौंपते। मंत्री अगर पूछा जाए मंत्री किसको इस्तीफा सौंपेंगे? राष्ट्रपति को सौंपेंगे। ये अपना इस्तीफा अपने पीठासीन अधिकारी को सौंपेंगे। और इसके अलावा और इनका पद कैसे खाली हो सकता है? या तो अचानक किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए, ऐसी सिचुएशन में उसका पद क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। ये अच्छी ध्यान रखना है कि अगर कोई सदस्य सदन की मीटिंग से बिना सूचना दिए लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। यहाँ पे दिन ध्यान रखने, कितने दिन? 60 दिन। अगर लगातार 60 दिन तक कोई अनुपस्थित रहता है तब भी उसका पद कैसा हो जाएगा? खाली हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर दल बदल विरोधी कानून के आधार पर कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हुआ है या नहीं हुआ है, इस पे डिसीजन कौन लेगा? पीठासीन अधिकारी लेगा। ठीक है। और यहाँ पर अगर देखिए सदन की मीटिंग से अगर कोई लगातार उपस्थित रहता है तब डिसीजन कौन लेगा? ठीक है। चुनाव आयोग की सलाह इस तरीके से। तो ये ध्यान रखना कि अगर कोई ये दिन कितने दिन तक? 60 दिन तक। इससे पहले कहीं पे कोई 40 दिन का कॉन्सेप्ट आया है? कहीं पे कोई 40 दिन का कॉन्सेप्ट आया है? इससे पहले के लिए 60 दिन का, अभी इससे पहले कहीं पे 40 दिन का। ये अपने दिन जगह पर ध्यान रखो। 6 माह, 6 सप्ताह, 14 दिन, इसके अलावा 40 दिन, 60 दिन, 4 माह, ये सब जगह पे आएंगे और ये ध्यान रखना कौन सी पे कहाँ पे कितना समय लागू होता है। तो देखो 6 माह के लिए आपको बता रहा है 6 माह वाला कॉन्सेप्ट ये कहाँ पे आ रहा है? किसी भी साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने सदस्य हो सकती है? 6 माह। इसके अलावा कोई भी सदस्य बिना संसद का सदस्य हुए कितने सदस्य मंत्री हो सकता है? वैसे 6 माह। आप 6 महीने का कॉन्सेप्ट करके और अगर इसको देख लें ये 6 सप्ताह वाला क्वेश्चन ये कहां पे आया है? अध्यादेश के संबंध में आया है। अध्यादेश कितने समय का रहेगा? 6 सप्ताह तक। 14 दिन का क्वेश्चन कहां पे है? 14 दिन की सूचना हटा सकते हैं पदाधिकारियों को। इसके अलावा 14 दिन तक राज्यसभा विधेयक को अपने पास रोक सकती है। वहां भी 14 दिन। 40 दिन का क्वेश्चन कहां पे आ रहा है? 40 दिन का क्वेश्चन आपको बताया कि अगर जो संसदीय विशेषाधिकार पता नहीं था आए थे सारे संसदीय विशेषाधिकार कि 40 किसी भी सदस्य को किसी सिविल मामले में गवाही देने के लिए या गिरफ्तारी के लिए सिविल मामले में तो सदन शुरू होने के 40 दिन पहले और सदन समाप्त होने के 40 दिन बाद गिरफ्तार नहीं कर सकता। सिविल मामले पता है कि वहां पे 40 दिन है। सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट ये कितने दिन की है? ये 40 दिन की होती है। लेकिन अगर 60 दिन की अगर बात करें तो सदस्यता चली जाएगी। ठीक है। तो सदस्यता चलिए ये वाला इसमें ध्यान रखना है। ये आपसे बेकार हो सकता है कि क्वेश्चन पूछे 40 दिन में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो 40 दिन सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट है। 60 दिन तक लगातार उपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? चली जाएगी। 60 दिन 4 महीने का कॉन्सेप्ट भी आ गया है। जैसे यहाँ पर देखा था कि ये जो 6 महीने है राज्यसभा किसी साधारण विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? 6 महीने तक। जब लोग राज्यों में पहुंचे तो विधान परिषद होती है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? 4 महीने। यहाँ पे 6 महीने संसद में, विधान परिषद में पहुंचे विधान परिषद कितना हो जाएगा?
चाहे मतलब उसे खाली हो जाए या फिर इस्तीफा दे दे, तो स्पेशली उसी सीट के लिए क्या हो जाते हैं, उपचुनाव हो जाते हैं। केवल उसी सीट के लिए उपचुनाव हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है तब उपचुनाव नहीं होंगे अगर चुनाव कराने में ही 6 महीने का समय, ठीक है। अगर 6 महीने के बाद ओवरऑल सभी इलेक्शन नहीं होने तब उस सीट पर उपचुनाव नहीं होंगे, लेकिन अगर समय 6 महीने से ज्यादा है तो उस सीट पर हो जाएंगे उपचुनाव। ऐसे करके मैं एग्जांपल के तौर पर समझ लो, जैसे मान लिया 2021 हमने एग्जांपल ले लिया, 2021 में संसद सदस्यता के लिए चुनाव हुए थे, तो बाद में 24 में हुए हैं, हमने क्या एग्जांपल ले लिया कि 2021 में संसद के लिए चुनाव हुए हैं, तो इनका कार्यकाल कितना होना चाहिए, 2026 होना चाहिए, ये होना चाहिए। इस समय चल रहा है हमारा अगस्त 2025, मान लिया कोई सदस्य की सीट अभी खाली हो जाए, इस्तीफा दे दे, चाहे तुरंत हो जाए, कुछ हो जाए, तो सीट उसकी खाली हो जाए, तो अब क्या होगा, अगर हमने ले लिया कि इलेक्शन अगर जनवरी 2026 में है, ठीक है, जनवरी 2026 में इलेक्शन होने, तो देखो समय कितना बचेगा, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने बचे बोलिए, तो यहाँ पर उपचुनाव नहीं, ठीक है। लेकिन अगर यही मान लिया इलेक्शन होने, मान लिया अप्रैल में होने हैं, तो देखो 6 महीने से ज्यादा समय हो गया। अब इस एक सीट के लिए, एक सीट, दो सीट जो भी खाली हो जाए उसके लिए क्या हो जाएगा, उपचुनाव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि उपचुनाव के द्वारा जो भी सदस्य आते हैं उनका कार्यकाल शेष कार्यकाल के लिए होता है, पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल उनको नहीं होता। पर यहाँ पर क्योंकि समय बचेगा 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बचेगा, तो नया सांसद जो आएंगे वो उतने ही समय तक सांसद पद पे बैठे रहेंगे, उससे ज्यादा समय उनको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि लोग ये जो क्या है इनको 5 साल पूरे मिल जाए, बाकी सीट में चुनाव करा लिया, उनके लिए छोड़ दिया। जब लोकसभा का विघटन होगा तो सबका इकट्ठा विघटन हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर समय 6 महीने से कम है तो इलेक्शन नहीं होगा। तो ये चीज याद रखो कि सदस्यता की समाप्ति कैसे, दलबदल विरोधी कानून के आधार पर अगर कोई अयोग्य हो जाए तो डिसीजन कौन लेगा, पीठासीन अधिकारी लेगा। दूसरी बात, अगर सदन की मीटिंग से बिना सूचना दिए लगातार 60 दिन तक कोई व्यक्ति अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, चली जाएगी। ये ऐसे करके समाप्त हो जाएगा। कोई सदस्य चाहे तो ये जानेगा किसको अपना इस्तीफा सौंपता है, अपने पीठासीन अधिकारी को अपना इस्तीफा सौंपकर अपना पद त्याग सकता है। अचानक मृत्यु हो जाएगी तो उसका पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन में उसका पद खाली होता है तो उसी सीट के लिए वो चुनाव करा दिए जाएंगे, लेकिन अगर समय 6 महीने से कम का बचा हुआ है तो चुनाव नहीं कराए। फिर अगर जब भी चुनाव की बात होगी तो मैक्सिमम समय कितना देखते हैं, 6 महीने ही देखते हैं, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी देखा, तो 6 महीने अगर से समय ज्यादा है तब चुनाव कराएंगे, 6 महीने से कम समय है तो चुनाव नहीं करा जाएंगे। ऐसे में अगर चुनाव होता भी है तो जो महिला सदस्य है वो शेष कार्यकाल के लिए ही आएगा, पूरे 5 साल का कार्यकाल को नहीं देता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जब पद खाली होता है तो फिर से नया व्यक्ति चुना जाएगा तो उसको शेष कार्यकाल के लिए होता है, पूरे 5 साल के लिए होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर शेष कार्यकाल नहीं आएंगे, लंबे समय तक वो नहीं, क्लियर। इसको नोट करो, संसद सदस्यता की समाप्ति, संसद सदस्यता की समाप्ति, संसद सदस्यता की समाप्ति, इसमें वो पहला पॉइंट, यदि कोई संसद सदस्य, यदि कोई संसद सदस्य सदन की मीटिंग से, यदि कोई संसद सदस्य सदन की मीटिंग से लगातार 60 दिनों तक, लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो उसकी संसद सदस्यता, तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी, तो उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
दूसरा पॉइंट, दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून के आधार पर, दल बदल विरोधी कानून के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार, निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति के पास, निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। नहीं, पीठासीन अधिकारी, निर्णय लेने का अधिकार पीठासीन अधिकारी के पास होता है। राष्ट्रपति पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी के पास होता है। अगला पॉइंट, संसद सदस्य, संसद सदस्य जब चाहे, संसद सदस्य जब चाहे पीठासीन अधिकारी को, संसद सदस्य जब चाहे पीठासीन अधिकारी को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, अचानक मृत्यु होने पर भी, अचानक मृत्यु होने पर भी उसका पद खाली हो जाएगा। अचानक मृत्यु होने पर भी उसका पद खाली हो जाएगा। अगला पॉइंट, पद रिक्ति की स्थिति में, पद रिक्ति की स्थिति में उपचुनाव कराए जाएंगे। पद रिक्ति की स्थिति में उपचुनाव कराए जाएंगे। और नया सदस्य, और नया सदस्य केवल शेष कार्यकाल के लिए ही, और नया सदस्य केवल शेष कार्यकाल के लिए ही अपने पद पर, अपने पद पर बना रहेगा। शेष कार्यकाल के लिए ही अपने पद पर बना रहेगा। किंतु यदि आम चुनाव में, किंतु यदि आम चुनाव में 6 महीने से कम का समय बचा हुआ है, 6 महीने से कम का समय बचा हुआ है, तो उपचुनाव, तो उपचुनाव नहीं कराए जाते, तो उपचुनाव नहीं कराए जाते। ठीक है, ये हमारा संसद की व्यवस्था की समाप्ति होगी। और देखते हैं कि इसके बाद अगला हमारा टॉपिक आज हमारे इसी में संसद में ही है, संसद के कार्य करने के तरीके, संसदीय कार्य।
प्रस्ताव देखते हैं। संसदीय प्रस्ताव, संसद में अलग अलग तरीके के हमारे प्रस्ताव आते हैं कि कौन कौन से हमारे प्रस्ताव होते हैं जिनके माध्यम से संसद कार्य करती है। इसलिए ये हमारा आ जाता है, शुरू करते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव अंग्रेजी में इसको कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। दूसरा हमारा कौन सा होता है? दूसरा हमारा होता है विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव। और अगर देखें इसके अलावा एक आता है निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। और एक आ जाता है धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव। ये चार प्रस्ताव को हम देख लेते हैं संसद किस तरीके से हमारी कार्य करती है। तो जैसे अविश्वास प्रस्ताव की बात है, आपको बताया था देखो इनका किसी आर्टिकल में उल्लेख नहीं है, ठीक है, इनका किसी आर्टिकल में उल्लेख नहीं है, डायरेक्टली कहां से निकल के आता है। जैसे अविश्वास प्रस्ताव बात करें तो डायरेक्टली निकल जाएगा आर्टिकल 75(3), आर्टिकल 75(3) में क्या आता है? 75(3) में क्या आता है? ठीक है, 75(3) में क्या बताया? क्या बताया? नहीं किसी को तीन आर्टिकल हमने एक साथ बताए थे आपको, 74, 75, 78। तीन आर्टिकल बताए थे, तीनों बताओ, तीनों में कोई सा भी बता दीजिए आप। और तो बड़े होते चलो छोटे छोटे, ठीक है। 76 के दो बताए थे, 74 के, 75 के तीन बताए थे, 78 के 1 2 3 4 5 6 से कैसे याद है? कौन से में? 74 सही है। 74 में सही है, बताओ किसी के ध्यान है? जब 74(1) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री को सहायता, राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यहाँ पे कहा गया कि क्या सलाह दी इसकी किसी भी न्यायिक जांच नहीं की जाएगी। 75(1) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। 75(2) में कहा गया था ये सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद में अपने पद पर बने रहेंगे, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। और 75(3) में कहा गया था कि संसद के निम्न सदन यानी कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी, ठीक है। तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी यही से निकल के आता हमारा विश्वास प्रस्ताव, ठीक। किसी आर्टिकल में नहीं डायरेक्टली लिखा हुआ है, इनडायरेक्टली आ जाएगा ये 75(3) से अविश्वास प्रस्ताव। मतलब ये होता है कि जब तक मंत्री परिषद को संसद में भी भरोसा है, संसद के लोगों ने अगर भरोसा कर रखा है, तभी तक वो लोग अपने पद पे बने रहेंगे, अन्यथा अपने पद पे नहीं बने रहेंगे। तो जो अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है? इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी कारण होना जरूरी नहीं, जब चाहे तब अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि रोज विश्वास प्रस्ताव लेके चलना है, आज पारित नहीं हो कल ले आएंगे, कल पारित नहीं हो परसों ले आएंगे, ये समय होता है। एक बार अगर हो गया तो उसके 6 महीने के बाद हम दूसरा ला सकते हैं, नहीं ला सकते, ठीक। तो अविश्वास प्रस्ताव का कोई कारण बताना जरूरी बस नहीं है, भरोसा नहीं है, भरोसा भूल गए तो भरोसा नहीं है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। अब अपने बताओ अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आएगा? सरकार का कोई सदस्य लेके आएगा, विपक्ष का कोई लेके आएगा, विपक्ष का लेके आएगा, ठीक है। सीधी बात है, अगर सरकार को हटाना है तो अपना आदमी काहे के लिए प्रस्ताव लेके आएगा? ऐसा प्रस्ताव इसका नीचे क्या होता है कि विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा, विपक्ष के द्वारा कोई भी विश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, कोई भी कारण बताने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 75(3) से इनडायरेक्टली निकल के आता है। अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आ सकता है या राज्यसभा में आ सकता है या दोनों में से किसी में भी आ सकता है, दोनों में से किसी में, सही है। लोकसभा केवल लोकसभा में, राज्यसभा में आ सकता है, मतलब लोकसभा में आएगा केवल। अच्छा हम कभी कोई अलग तरीके का रिएक्शन करते हैं, आप लोग जॉब तो नहीं आते कि अरे मैं आंसर गलत हो गया लगता है अपने आंसर पे एकदम थोड़ा सा सोचा बदलता से तब सोचे को आंसर तो सही दे रहा है, ये काहे गलत कहते हैं भाई। हम कह रहे हैं विश्वास किसके प्रति जताया जा रहा है? लोकसभा के प्रति जताया जा रहा है, लोकसभा के प्रति जताया जा रहा है। और लोकसभा को विश्वास नहीं तो राज्यसभा को क्या मतलब है? राज्यसभा का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसकी शुरुआत केवल ये जाता ही नहीं राज्यसभा में, ये कहाँ लाया जा सकता है? केवल और केवल लोकसभा, ये राज्यसभा में जाता ही नहीं है, राज्यसभा से मतलब ही नहीं। अगर लोकसभा में ऐसा प्रस्ताव आ गया, अगर पारित हो गया तो सरकार गई, ठीक है। अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि लोकसभा में आएगा तो, लेकिन लोकसभा की किसी इतनी बड़ी सरकार काम कर रही है, ये एक व्यक्ति लेके आएगा, अकेले आदमी की बात नहीं सुनिए, अकेले आदमी की बात सुनना जरूरी नहीं है।
ठीक है। अब पूरी प्रक्रिया समझो कैसे करें। जैसे मान लिया अगर सरकार पर जो हमारी सरकार कहने पर जो भी 80-81 मंत्री हमारे हैं इनकी सबकी बात करते हैं, ये हमारी सरकार है, जो इसको सरकार वाली मंत्री परिषद के सदस्य उनकी बात कर रहे हैं। तो अगर इस सरकार पे लोकसभा को भरोसा नहीं है तो लोकसभा क्या करेगी, एक प्रस्ताव लेके आएगी, उसी प्रस्ताव को क्या कहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। कोई भी कारण बताने की जरूरत नहीं होती है। अविश्वास प्रस्ताव इंडायरेक्टली कहां से निकल के आता है, 75(3) से निकल के आता है। विपक्ष के द्वारा इसको लाया जाता है, केवल और केवल लोकसभा में लाया जाएगा और दूसरी बात इस पर 50 सदस्यों के कम से कम हस्ताक्षर होने चाहिए। और उसके बाद अगर अविश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, साधारण बहुमत का मतलब है प्रेजेंट वोटिंग का, जितने लोग उपस्थित हैं उसके अगर आधे लोगों का बहुमत मिल जाए तो पारित हो जाएगा। तो अगर साधारण बहुमत से अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार गई, ठीक है, पूरी सरकार गई। फिर यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता है मेरी वजह से मुझे विश्वास प्रस्ताव आया था, उनकी वजह से आया था, ये इस्तीफा दे। पूरी सरकार चली जाएगी और दूसरी मंत्रिपरिषद चुनकर आ जाएगी। तो ये बताओ अगर अविश्वास प्रस्ताव जैसे इस समय की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, 2024 में हमारे इलेक्शन हुए, ठीक है, 2024 में इलेक्शन ये ठीक की सिचुएशन होते हैं। तो इनका कार्यकाल कब तक रहेगा, 2029 तक रहेगा। इस समय की हमारी संसद चल रही, संसद कब तक रहेगी, 2029 तक रहेगी। मतलब बीच में अभी हमारी आगे 2025 अगर बाई चांस किसी लेते लोकसभा वर्तमान सरकार के खिलाफ किसी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव ले जाए और मान लिया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो जो हमारी मंत्रिपरिषद है, हमारी मंत्रिपरिषद है, यानी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री, ऐसे होंगे, ये बहुत सारे मंत्री होंगे, ये सब मंत्री तो गए, ठीक है, तो इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इनने सबने इस्तीफा दे दिया। अगर एक प्रस्ताव पारित हो जाए तो हमें ये बताओ 543 सदस्य लोकसभा के और 245 सदस्य राज्यसभा के, इनका तो हम होता ही नहीं, ये तो हमारे परमानेंट है। ये संसद हम होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी, हो जाएगी, नहीं होगी, बताओ संसद हम होगी नहीं होगी, हो जाएगी, हो जाएगी। और बताओ होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी, नहीं होगी। और बताओ चलो आगे बढ़ते हुए आगे हो जाएगी, आगे तो इससे सोचो, थोड़ा सा सोचो, संविधान रटो मत, है संविधान को रटो मत, संविधान को समझो कैसे लगे। यहाँ में कह रहे हैं कि 2025 चल रही है, कार्यकाल संसद का हमारा कब तक है, 2029 तक है, 2029 तक है। अविश्वास प्रस्ताव आया, अविश्वास प्रस्ताव आया, ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो जितने भी मंत्री हैं, मंत्री तो गए, मंत्री चले गए, मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाएगा। हम पूछना ये चाह रहे हैं जो हमारी राज्य की लोकसभा है इसका कार्यकाल कब तक है, 2029 तक है। तो ये लोकसभा भंग होकर फिर से इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, यही लोकसभा काम करती रहेगी, यही लोकसभा रहेगी, यही लोकसभा बनी रहेगी, इसका विघटन नहीं होगा, ठीक है, इसका विघटन नहीं होगा। अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ आता है, मंत्रिपरिषद के खिलाफ आता है, मंत्रिपरिषद चली जाएगी, ठीक है, हमारे मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले जाएंगे मंत्रिपरिषद से और वो बनारस के सांसद रह जाएंगे। तो जो चाहे सरकार बनाए, अगर कोई सरकार नहीं बना पाता है, किसी के पास इतना बहुमत है नहीं सरकार बना पाता, तब इसको भंग किया जाएगा। इसका एक एग्जांपल आपको दे दें, बिहार में, ठीक, बिहार आपको कहते हुए नीतीश कुमार, ठीक है, इस्तीफा देते हैं, पैसे बन जाते, इस्तीफा दे देंगे, विधायक वैसे सब बन जाते। क्या ऐसा थोड़ी कि विधायक की चलिए विधायक वैसे बने रहते हैं, लेकिन वो इस्तीफा देते आज इस वाले पाले में, कल इस वाले पाले में, आज करते हैं। तो ये चीज यहाँ पर, तो अगर केंद्र की मंत्रिपरिषद अगर इस्तीफा दे भी देती है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और इस्तीफा दे दिया, तो मंत्रिपरिषद जाएगी, लोकसभा नहीं जाएगी, ठीक, लोकसभा बनी रहेगी। तो ये सांसद हमारे बने, अभी नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो प्रधानमंत्री नहीं रहे, बनारस के सांसद रहेंगे। अभी पक्ष में बैठते हैं, कल तो सरकार को और बनाते विपक्ष में बैठेंगे, ठीक, इस तरीके से ये पूरे 2029 तक हमारी लोकसभा इसी करके चलती है। तो मंत्रिपरिषद का कोई भी कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, मैक्सिमम 5 साल तक मंत्री के पद पर बने रह सकते हैं, कोई भी कार्यकाल फिक्स नहीं है। आज मंत्री का मंत्री नहीं, ठीक है, तो मंत्रियों का कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता। मंत्रिपरिषद 5 साल से पहले भी समाप्त हो सकती है, लेकिन लोकसभा वाली 5 साल तक बनी रहेगी। लोकसभा तब भंग की जाएगी जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं है और वो सरकार बनाने में सक्षम नहीं, ठीक है, तब जैसे मान लिया अभी इलेक्शन, ठीक
2024 में इलेक्शन में इसके बाद किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, फिर 240 सदस्यों 240 सीटों 40 240 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल बनके कौन सा बन गया? बीजेपी। ये सबसे बड़ा दल है और 240 सीटें मिली, जबकि सरकार बनाने को पता है तो सीटें कितनी चाहिए हैं? 272 सीट। वो तो इन्हें समर्थन मिल गया तो इन्होंने सरकार बनाई। ठीक, अगर कोई भी दल इन्हें समर्थन ना दे, और कोई भी दल किसी को भी नहीं की बात है, किसी को भी कोई दल समर्थन ना दे, क्योंकि इससे मतलब नहीं कितने दल के लोग, बस इससे मतलब है लोकसभा के 272 लोग कहते हैं यहाँ ये सरकार बनी है, फिर तो बनी रहेगी। किसी भी दल ने किसी को भी समर्थन नहीं दिया और 272 का आंकड़ा छू नहीं पाए, ये तो नहीं छुआ है, तो ऐसे 18 लोकसभा में क्या करते थे? विघटन करते थे, फिर से इलेक्शन फिर तब विघटन करेंगे, अन्यथा अगर कोई सरकार बनाने में सक्षम है तो विघटन नहीं करेंगे। ठीक, तो ध्यान रखना है, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से केवल मंत्रिपरिषद जाएगी, लोकसभा नहीं जाएगी। ठीक, इसी कारण तो अविश्वास प्रस्ताव का अगर पहला पॉइंट इनडायरेक्टली कहां से निकल के आता है? 75 से निकल के आता है। दूसरी बात, इसका कोई कार्ड फिक्स नहीं होता। तीसरी बात, किसके द्वारा लाया जाएगा? विपक्ष के द्वारा, केवल और केवल लोकसभा में, और कम से कम 50 सदस्यों के उस पर हस्ताक्षर होने जरूरी है, और लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित होना जरूरी है। ये बातें। और एक चीज ध्यान रखनी है, ये प्राथमिक होता है, प्राइमरी कैसा होता है? प्राथमिक मतलब ये होता है चाहे कितने भी महत्वपूर्ण डिसीजन पे चर्चा क्यों ना चल रही हो, कितना भी महत्वपूर्ण डिसीजन हो, एकदम ऐसा हो कि हाँ चाइना ने अटैक कर दिया है और अभी जाके युद्ध छेड़ना इतना इम्पोर्टेंट इशू चल रहा है, लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो सब प्रस्ताव साइड में सबसे पहले किसकी बात होगी? अविश्वास प्रस्ताव की, क्योंकि पता लगे लोकसभा को उस सरकार पर भरोसा ही नहीं है, और सरकार ने इतने महत्वपूर्ण डिसीजन पे, इतने महत्वपूर्ण इशू पर डिसीजन लेने तो कैसे ले लेगी? जिस सरकार को भरोसा ही नहीं है, ऐसी सरकार कैसे कोई डिसीजन ले सकती है? तो ये वैसा होता है, ये प्राथमिक है, कितना भी महत्वपूर्ण इशू क्यों न चल रहा हो, सारे के सारे इशू साइड में जाएंगे, सबसे पहले कौन सी इशू पर चर्चा की जाएगी? अविश्वास प्रस्ताव। क्लियर? तो ये तो विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं हमें सरकार पर भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं है, तो सरकार के लोग क्या करते हैं? ठीक इसके अपोजिट कौन सा प्रस्ताव लेके आएंगे? विश्वास प्रस्ताव। ठीक, तो इसके हमने पहला पॉइंट में ध्यान देना है कि विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? पक्ष के द्वारा। जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं, सत्ता पक्ष के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है, वो प्रस्ताव कौन सा होता है? विश्वास प्रस्ताव। इसलिए खाली फॉर्मल ऐसा ही है, इसमें क्या होता है? इसमें भी अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग का बहुमत मिल जाए तो ये प्रस्ताव पारित मान लिया जाता है, और जब प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को ये दबाव नहीं रहता है कि सरकार को इस्तीफा देना पड़े। ये देखो कब आता है? जैसे मान लिया ये कोई जरूरी नहीं है कि विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए उसके बाद ही सरकार क्या करे? एक विश्वास प्रस्ताव लेके। प्रेजेंट की सिचुएशन देखते हैं, प्रेजेंट में सबसे बड़े दल के पास कितनी सीटें हैं? 240। ठीक, और इसमें जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इनका दल शामिल हुआ है, और वो टीडीपी तेलंगाना वाली, ठीक है, तृणमूल देशम पार्टी से कोई सीट, तो ये तेलंगाना देशम पार्टी से कोई पार्टी टीडीपी करके कोई सीट। तो तीन लोगों मानी इन दोनों लोगों ने मिलकर समर्थन किसको दे दिया है? बीजेपी को समर्थन दे दिया, सरकार इन्होंने बना दी। ठीक, सरकार इनकी बनी हुई है। लेकिन मान लिया किसी प्रकार का ये कोई धन विधेयक लेके आ रहे हैं, ये सरकार कोई धन विधेयक लेके आई, और जब धन विधेयक लेके आई तो धन विधेयक कहाँ पारित होगा? धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पारित होगा। इस पर राज्यसभा की पर्याप्त शक्ति आई, एक इसकी शुरुआत कहाँ होगी? लोकसभा में होगी। अब मान लिया लोकसभा में धन विधेयक आएगा, इस धन विधेयक से ये लोग तो सहमत हैं, बीजेपी के 240 लोग सहमत हैं, बीजेपी प्रस्ताव लेके तो बीजेपी विचार ही करते हैं कितना पक्ष में वोट डालना है, लेकिन ये भी सहमत नहीं है और ये भी सहमत नहीं है। सीधी सरकार बनाने वाली बात और किसी विधेयक के पक्ष में होना है ना होना बात और इनमें तो फाउंडेशन है, इनमें तो फाउंडेशन थोड़ी है, ये तो दूसरे तरह के लोग हैं। तो इन्होंने इस विधेयक का कर दिया विरोध, विपक्ष की तरफ में जाकर लगे, ऐसे में ये धन विधेयक पारित नहीं हो पाया। ठीक है, धन विधेयक पारित हुआ और धन विधेयक लोकसभा में गिर गया। इसका मतलब ये है कि सरकार का लोकसभा पर भरोसा नहीं है। तभी धन विधेयक गिर गया, लोकसभा पारित नहीं हुआ, तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया, यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया, लेकिन सरकार पे अपने आप दबाव आ गया कि हमें हम पर लगता है लोकसभा को भरोसा नहीं है, तो
ठीक, इसके लिए कोई कागज पाने की जरूरत नहीं, कोई हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं, बस सरकार लेके आएगी, सत्ता पक्ष के लोग लेके आएंगे उसको और साधारण रूप से पारित हो जाए तो मैसेज चला जाएगा। ठीक, लोकसभा को हमें भरोसा है, बस ये है कि इस विधेयक पर हमारे आपस में जो घटक दल हैं उनकी सहमति नहीं है तो विधेयक पारित नहीं होगा। ठीक, तो अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आएगा? विपक्ष, लेकिन विश्वास प्रस्ताव कौन लेके आता है? सरकार। ठीक है, ये चीज ना हो, इसको नोट कर लो, एक पॉइंट बना के। एक मिनट, अविश्वास प्रस्ताव कॉन्फिडेंस हो सकता है, मेजॉरिटी से पास नहीं हो पा रहा है, नो कॉन्फिडेंस में सर हो जाएगा। कौन सा? कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हो पा रहा है ना। हाँ, तो अगर कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास नहीं हो पाया तो इसका मतलब है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया। ठीक है, मतलब तो रेजिडेंस में अपने सभी कॉन्फिडेंस को हाँ उसकी बात है ना। अगर ये पारित नहीं हुआ से अगर ये वाला पारित हो गया तब भी इस्तीफा देना पड़ेगा और ये पारित नहीं हुआ तब भी इस्तीफा देना पड़ेगा। नो कॉन्फिडेंस है नहीं। हाँ, तो एक दूसरे का अपोजिट है। मतलब अगर हम एक कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए, विश्वास प्रस्ताव लेके आए, अगर ये पारित नहीं हुआ तो पारित नहीं हुआ का मतलब है कि लोकसभा को हम पे भरोसा नहीं है। अभी तो पारित नहीं हुआ तो तुरंत सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा और चाहे ये वाला अगर पारित हो जाए, ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। ये पारित हो जाएगा तब भी सरकार के लिए खतरा है और ये पारित नहीं हुआ तब भी सरकार के लिए खतरा है। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। लाद के ये विपक्ष वाले लाके और ये सरकार स्वयं लेके आएगी। हाँ, तो आसान नहीं कि जो हम खाली ला के दे रहे हैं पास तो हो ही जाएगा, ऐसे नहीं पास हो जाएगा। सबको अपने पक्ष में करना पड़ेगा। लेके आए विश्वास प्रस्ताव, अगर वो हाँ विश्वास प्रस्ताव लेकर तभी सरकार लेके आएगी, अन्यथा लेके नहीं आएगी। अगर सरकार अगर नहीं लेके आएगी, अगर ऐसा धनविधेयक पारित नहीं हो पाया तो बस सरकार अगर ये नहीं लेके आई तो विपक्ष ये लेके चला आएगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन दोनों का प्रभाव एक ही होता है। ठीक है, इसलिए लिख लो अविश्वास प्रस्ताव, उसमें लिख लो 2-4 पॉइंट। पहला पॉइंट देखो, अनुच्छेद 75(3) से, अनुच्छेद 75(3) से अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट, अनुच्छेद 75(3) से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। अगला पॉइंट, इसको लाने के लिए, इसको लाने के लिए किसी कारण विशेष, इसको लाने के लिए किसी कारण विशेष की जरूरत नहीं होती, की जरूरत नहीं होती। अगला पॉइंट, इसे केवल लोकसभा में, इसे केवल लोकसभा में विपक्ष के द्वारा, इसे केवल लोकसभा में विपक्ष के द्वारा लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। इस पर कम से कम 50 सदस्यों के, इस पर कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इस पर कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि अविश्वास प्रस्ताव, यदि अविश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से, यदि अविश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाए, यदि अविश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाए तो सरकार को
तो सरकार को अपने सरकार को सामने तो मंत्री परिषद को चाहे सरकार के मंत्री परिषद तो मंत्री परिषद को सामूहिक रूप से इस्तीफा देना होता है। इस्तीफा देना होता है। ठीक है, ये चीज जानती है कि आपसे कोई क्वेश्चन सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ आया था? तो इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव आया था, 15 बार अविश्वास प्रस्ताव आया था, लेकिन पारित एक बार नहीं। ठीक है, हर बार में बहुत मिला, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन है सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री की दिया था? तो इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जब तक ये प्रधानमंत्री रही तब तक कुल 15 बार का अविश्वास प्रस्ताव सबसे ज्यादा गांधी के खिलाफ आया था, लेकिन पारित कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो एक बार नोट कर लो कि सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के समय लाया गया था। यहीं पे एक पॉइंट बना के विश्वास प्रस्ताव के बारे में ऐसे लिखो कि विश्वास प्रस्ताव कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है। सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है। अगला पॉइंट, यदि साधारण बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाए, यदि साधारण बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्री परिषद को इस्तीफा नहीं देना होता। तो मंत्री परिषद को इस्तीफा नहीं देना होता। ठीक है, ये अगर पारित हो जाएगा तो इस्तीफा नहीं देना होगा, और दोबारा अगर पारित होगा तो इस्तीफा तुरंत देना होगा। ठीक है, ये चीजें दोनों मतलब होता है। एक हमारा कौन सा है? निंदा प्रस्ताव है। आज आपकी क्लास आने वाली दोनों मतलब हिस्ट्री की भी है क्या? मुझे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो दोनों क्लास ले लो। दोनों क्लास ले लो। 6 से 7 उनकी है, तो मतलब ज्यादा तो नहीं लेगा, पढ़ लो क्या आराम से। ऐसे 9 उनकी क्लास ले लो, हमारी नहीं तो 8:30 से मतलब जो है अपनी पॉलिटिक्स की है, तो मतलब 2 घंटे 3 घंटे यहाँ पढ़े, फिर 1 घंटा घर जाके पढ़े, बहुत थक गए, और पता लगा हमारी मामी अकेले रह जाए, तो अकेले रहता है। फिर अगला हमारा कौन सा रहता है? निंदा। एक निंदा प्रस्ताव देख लेते हैं। आपका टेस्ट हुआ था, ठीक है, टेस्ट में पॉलिटिकल हुआ था, तो पॉलिटी का वो एक्सप्लेन कर देंगे, और जो बचा हुआ और समय बचेगा तो उसमें बाकी हो जाएगी। ठीक है, टेस्ट जो उस दिन पीडीएफ भेजी थी सर, कोई वाला टेस्ट हुआ था? जिस दिन टेस्ट चल रहा था उसी दिन था पीडीएफ कोई वाला टेस्ट हुआ था? हमने भी देखा नहीं, देख लेंगे तब उसको उसी का एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या किस तरीके से आंसर की वगैरह मिलवा दी, तुरंत मिलवा दी मिलवाई नहीं तो पता नहीं चला टेस्ट की वगैरह सर नंबर नहीं पता चले, टेस्ट ले लिया गया। नहीं टेस्ट तो ले लिया, तो नंबर में आपको नहीं पता कि कैसे क्या तो उसने अभी तो बताया नहीं सर, अचानक इंडिया कम आई थी नहीं तो नंबर तो बताना चाहिए। चलो हम लोग शाम को एक्सप्लेन कर लें, तो देख लेना क्या कैसा है। तो अगला हमारा कौन सा है? निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव की बात करें तो पहला काम जो निंदा प्रस्ताव से क्या होता है?
बुराई तो किसी भी कर सकते, किसी बात में कर, बस हमारा बढ़िया नहीं लगा वो तो इधर उधर से उधर बुराई कर रहे थे। निंदा मतलब थोड़ा सा आलोचना टाइप की आ जाती है। हाँ हाँ क्रिटिसाइज करना कर सकते, आलोचना टाइप की वो हम कह सकते हैं निंदा। जैसे मान लिया ऐसे समझो कि जितने भी हमारे संसद के सदस्य हैं कितने 545 लोकसभा के और 245 राज्यसभा के, ये हमारे मंत्री सहित हैं। मंत्री भी इसमें शामिल हैं। कितने हो गए 788 हमें वाले 80 मंत्री निकले तो कितने बचे 708 हमारे ये सांसद हैं, 80 कितने ये हमारे मंत्री। कम हो सकते हैं 2080 से कम भी हो सकते हैं और ये हमने कैबिनेट दे दिया कि हमारे 80 वाले मंत्री हो गए, बचे कितने 708 वाले हो गए सांसद। तो जितने भी सांसद होते हैं इन सबका एक विशेषाधिकार होता है कि किसी मंत्री से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कभी आगे आए सांसद प्रश्नकाल, ठीक है, ये सब समझ होते हैं, प्रश्नकाल शून्यकाल ये सब काल होते हैं, उसमें पूछे जाते हैं। तो किसी भी मंत्री से कोई भी सूचना मांग सकता है, उनके विभाग से संबंधित उनको सूचना देनी जरूरी होती है। लेकिन अगर मंत्री जी ने कोई उल्टा सीधा मतलब जो है डाटा दे दिया है, ये कुछ और बता दिया कुछ और, तो जैसे ही को सांसद महोदय को पता लग गया कि हाँ मंत्री जी ने उल्टा डेटा गलत डेटा दिया है, तो इसको बोलते हैं संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन। ठीक है, और अगर किसी भी सांसद ने अगर किसी मंत्री से कोई सूचना मांगी कि बताओ, पता लगे बोर्ड मंत्री से पूछ लिया, बताओ एक साल में आपने कितनी सड़कें बनाई, और पता लगे बनाई कितनी है और बता दिया कितना तो क्या हो जाएगा कि संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। तो ऐसे में अगर किसी सांसद ने किसी मंत्री से कोई क्वेश्चन पूछा और मंत्री ने उसका जवाब गलत दे दिया, ठीक, या किसी तरीके से कोई भी गलत डेटा दे दिया, कुछ भी, ऐसे सांसद को जब भी पता लगेगा सांसद इन मंत्री के खिलाफ एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेके आए। ठीक, इन्होंने क्या किया है, हमारे विशेषाधिकार का हनन किया। तो ये होता है विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। ऐसा ही और कोई हो सकता है, जैसे मान लिया सरकार ने कोई डिसीजन लिया, सरकार जैसे मान लिया अभी युद्ध हो गया, तो वाले खिलाफ तो सबको इकट्ठे सही क्या होना चाहिए युद्ध करवा दिया। मान लिया अगर कुछ लोग इसके पक्ष में ना होते, संसद के ही कुछ लोग इसके पक्ष में ना होते और युद्ध हो जाता, और युद्ध हो जाने के बाद सरकार किसी तरीके से मान लिया थोड़ा सा सिचुएशन बिगड़ जाए, कुछ भी हो जाए, तो ऐसे में उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं वो लोग, निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं। ठीक, जब भी सरकार की नीतियों से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, व्यक्ति का मतलब यहाँ के सांसद की बात कर रहे हैं, जब भी सरकार की नीतियों से कोई सांसद संतुष्ट नहीं है तो सांसद क्या कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेके आएंगे, सरकार में मंत्रिपरिषद के खिलाफ। तो पहला पॉइंट जो ध्यान रखना है कि किसके खिलाफ आएगा, मंत्रिपरिषद के खिलाफ, मंत्रिपरिषद के खिलाफ आता है। दूसरा पॉइंट कि निंदा प्रस्ताव जब भी आएगा तो इसके कोई आधार को इसका कोई जरूरी नहीं, तो किसी भी आधार पर सकता है, और जिसका उद्देश्य होता है सरकार की निंदा करना, सरकार की निंदा करना, सरकार की नीतियों की निंदा करना, सरकार की नीतियों की निंदा करना कि हम आपकी इस नीति की निंदा करते हैं, हम आपकी इस नीति के सपोर्ट में नहीं होते, इसके लिए प्रस्ताव लाया जाता है। तीसरी बात, अगर ये प्रस्ताव लाया जाता तो इस प्रस्ताव को केवल लोकसभा में लाया जा सकता, केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। जब लोकसभा में लाएंगे तो सरकार की सदस्य लेके आएंगे, कोई विपक्ष का व्यक्ति लेके आएगा, विपक्ष का व्यक्ति लेके सीधे सरकार का सदस्य अपने खिलाफ थोड़ी लेके आएगा, इसको कौन लेके आता है, इसको विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन ये प्राथमिक नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना, ये प्रस्ताव प्राथमिक नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो अपने का प्रस्ताव आएगा पहले निंदा ही करते थे, बाद बाकी काम करेंगे ऐसा नहीं, बाकी में काम होते रहेंगे, जब काम हो जाएगा एक लिस्टिंग दे दी जाएगी, समझ दे दिया जाएगा, उसके बाद उस निंदा प्रस्ताव पर हो जाएगी चर्चा। आपने विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा, केवल लोकसभा में लाया जाएगा, सरकार नीतियों का निंदा करने के लिए मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाएगा। तो अगर ये प्रस्ताव लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित हो जाए, अगर साधारण बहुमत से पारित हो जाए, अब क्या होगा, सरकार गई है, अगर ये साधारण बहुमत से पारित हो गया सरकार चली जाएगी, सरकार नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, पर निंदा तो हो गई, क्योंकि ये तो निंदा करने के लिए लाए हैं, सरकार को हटाने के लिए थोड़ी लेके आए, ये सरकार की नीतियों की निंदा करने के लिए लेके कि हम आपकी इस नीति से संतुष्ट नहीं है। तो फिलहाल तो लोकसभा में बहुमत किसका है, सरकार का है। ठीक है, तो फिलहाल तो ये विधेयक पारित नहीं होना चाहिए, प्रस्ताव, ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाना चाहिए, क्योंकि सरकार की नीति
नीतियों की निंदा उन्हीं की पार्टी के लोग क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना। फिर भी अगर ये प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि सरकार पर लोकसभा को भरोसा नहीं। ठीक है, मीनिंग यही निकल गई। तो मतलब ये है कि अगर ये लोकसभा में पारित हो गए तो सरकार नहीं गिरेगी। इसका परिणाम ये होगा कि सरकार नहीं गिरेगी, सरकार तो बनी रहेगी। लेकिन अब एक सरकार पर दबाव आ जाता है कि सरकार क्या करे, यानी कि सत्ता पक्ष के लोग क्या करें, सत्ता पक्ष एक विश्वास प्रस्ताव लेकर है, विश्वास प्रस्ताव लेकर है। और विश्वास प्रस्ताव लेकर आने के बाद ये शो करके दिखा है कि सत्ता पर लोकसभा को हम पे भरोसा है, केवल कुछ लोग हमारी नीतियों से संतुष्ट नहीं है। जैसे भी उसमें देख लिया विपक्ष वाले में कि किसी भी धर्म के संबंध में सक्षम नहीं है, ऐसे करके प्रश्न देख लेते हैं। जैसे मैंने 240 सदस्य ये और दूसरे कौन से नीतीश कुमार और तीसरे कौन से टीडीपी, तीन है। मान लिया सरकार ने कोई कार्य न किया, जरूरी नहीं कि ये लोग उनसे संतुष्टि हो, इन पर तो बाध्यता है। अगर ये संतुष्ट नहीं हुए धर्म की बात कर देंगे, ठीक है, तो इन पर तो बाध्यता है। लेकिन इन पर कोई बाध्यता थोड़ी है कि ये लोग वाले सरकार की नीति से सहमत नहीं है। तो कोई अगर निंदा प्रस्ताव लेके आया, इन लोगों ने सरकार की निंदा कर दी, निंदा प्रस्ताव क्या हो गया, पास हो गया। लेकिन ये लोग ये नहीं चाहते कि सरकार गिर जाए, सरकार नहीं रहना चाहते। तो ऐसे में सरकार पर ये दबाव बन जाएगा कि वो सत्ता पक्ष पर यह दबाव बन जाएगा कि विश्वास प्रस्ताव लेकर आए और दिखाए कि सरकार पर लोकसभा को भरोसा है, केवल उसकी कुछ नीतियों से कुछ सांसद संतुष्ट नहीं। तो अब ऐसे में ये लोग क्या करें, आपकी सरकार के पक्ष में वोट दे देंगे। जैसे विश्वास प्रस्ताव आएगा तो सरकार के पक्ष में वोट दे देंगे, तो सरकार का विश्वास प्रस्ताव क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा, सरकार बनी रहेगी। तो ये होता है निंदा प्रस्ताव के बारे में। पहले सिस्टम वैसा ही है, जैसे विश्वास प्रस्ताव का है वैसा सिस्टम इसका होता है। बस अंतर ये था, विश्वास प्रस्ताव आ गया और पारित हो गया तो सरकार गई, ठीक। निंदा प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार गिरेगी नहीं, बस सरकार पर एक दबाव बन जाएगा कि वो विश्वास प्रस्ताव पारित करके ये दिखाएं कि यहाँ लोकसभा को हम पे विश्वास है, ठीक। तो देखो विश्वास प्रस्ताव कौन लेके आएगा, सत्ता पक्ष। निंदा प्रस्ताव कौन लेके आएगा, विपक्ष, ठीक है। ये चीज यहाँ पे डाल दो। अगर आप किसी ऐसे करके नोट कर लो इसको, ठीक, ऐसे करके नोट कर लो निंदा प्रस्ताव। हाँ, अगर निंदा प्रस्ताव पास हो जाता है उसके बाद अगर कुछ चीज तो मतलब सर ये गवर्नमेंट को सुनवाई करेगा। हाँ, गवर्नमेंट ठीक। अगर निंदा प्रस्ताव से पारित हो गया, ठीक, जैसे निंदा प्रस्ताव पारित हो गया, अब सरकार का दबाव बन गया तो विश्वास प्रस्ताव पारित करके दिखाएं। अब सरकार क्या करेगी, विश्वास प्रस्ताव लेके आएगी। तो मान लिया अगर ये लोग नहीं चाहते, लोग चाहते कि सरकार बनी रहे, हम केवल इस स्पेशली इस नीति के पक्ष में नहीं है, तो निंदा प्रस्ताव में पारित करवा दिया। लेकिन सरकार गिर जाए इसके पक्ष में नहीं है, तो जैसे विश्वास प्रस्ताव लेके आएगी सरकार, तो ये लोग सरकार के पक्ष में वोट दे देंगे, तो सरकार बनी रहेगी। लेकिन अगर इनको ये लगता है कि ना ये बहुत 3-5 करते हैं, बार-बार नीतियां ऐसी लेके आ रहे हैं, ये सरकारी नीति, तो ये लोग क्या करेंगे, इसके पक्ष में वोट दिया था, आप विश्वास प्रस्ताव के अपोजिट वोट दे देंगे, ठीक है। आप सरकार की तरफ नहीं बोलेंगे, तो सरकार की तरफ नहीं बोलेगा अगर विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। अगर कॉन्फ्रेंस मोशन अगर पास नहीं हो पाता तब तो मतलब कोलिशन गवर्नमेंट को मतलब कोलैप्स कर देगा। जैसे कॉन्फिडेंस मोशन पारित नहीं हो पाता है, हाँ, तो सरकार गई, ठीक है, देना पड़ेगा, हाँ, तुरंत देना पड़ेगा, हाँ, तुरंत देना पड़ेगा। जैसे अगर ये वाला प्रस्ताव पारित ना हो पाए, ठीक, ये प्रस्ताव अगर पारित नहीं हो पाया, इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार पर लोकसभा को भरोसा नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे मतलब जिसमें हम हैं, ठीक, हमारी सरकार है, ठीक, आप सब लोकसभा बैठी हुई है, सब लोकसभा में आप लोगों को वो हमें भरोसा है कि हाँ चलो ठीक है, सही है, पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन मान लिया आगे चल के किसी बात को लेकर आपको भरोसा नहीं है, ठीक, ऐसा थोड़ी है ना, आपको मजबूरी है इंग्लिश पढ़ना है लेके चले जाए एक विश्वास प्रस्ताव, ठीक, और विश्वास प्रस्ताव लेके आए, अगर पारित हो जाए इतने लोगों में से, ठीक, तो कल से यहाँ नहीं है, हाँ, नहीं है। दूसरी बात, मान लीजिए कुछ लोगों ने जाके पहली बात, मान लीजिए 2 लोग 4 लोग वहाँ पे थे, उन्होंने कह दिया कि ना हम तुमसे नहीं पढ़ेंगे और इन्हें पढ़ाना नहीं आ रहा, ढंग से पढ़ाते नहीं, बढ़िया समझाते, ठीक है। 4 लोग वहाँ पे जाके कहे, फीडबैक दिया गया यहाँ, फीडबैक दिया गया, ठीक है। तो ऐसे में फिर हम क्या करें, हम एक विश्वास प्रस्ताव लेके आए, हम अपना एक फीडबैक फॉर्म लेके आए कि ठीक है, पूछ लो सबसे कौन कौन पढ़ाना नहीं चाहता, ठीक। तो हम विश्वास प्रस्ताव लेके पता लगे विश्वास प्रस्ताव वाले यहाँ पर कितने एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि 21 लोग ऐसे करके बैठे हुए हैं, ठीक है, 21 लोग बैठे हुए हैं। तो जिन्होंने फीडबैक नेगेटिव दिया था, ये जो वहाँ पे कह के आए, वो कहेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, तो किस पक्ष में वोट देंगे, नहीं। अब ये हमारा प्रस्ताव है, अपना फीडबैक देके आए प्रस्ताव वाले, अगर इनमें से कुछ लोग कहेंगे हाँ पढ़ेंगे, ठीक, तो पता लगे हाँ मालूम ठीक है, 11 लोग कहेंगे हाँ पढ़ेंगे, 10 लोगों ने कहेंगे नहीं पढ़ेंगे, तो विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया,
तो शिकायत तो नहीं करके आएगा लेकिन 11 लोग धीरे से साइन कर दिए कि नहीं पढ़ेंगे और 10 में कहा कि हाँ इस पर कल से हम आएंगे क्या नहीं आए। ये तो विश्वास प्रस्ताव है तो हम लेके आए थे लेकिन हमारा प्रस्ताव क्या हो गया पास नहीं हुआ। दोनों नहीं टाई हो नहीं पाए टाई अगर हो जाएगा तो लोकसभा का जो अध्यक्ष नहीं होता काष्ठी वोट कर देगा। अब काष्ठी वोट किसके पक्ष में करेगा अपनी सरकार के पक्ष में करेगा समझे। जैसे मान लिया लोकसभा में कितने हमारे 240 उपस्थित लोकसभा के तो क्योंकि प्रेजेंट का देख रहे 240 उपस्थित है 120 लोगों ने लग गया कि यहाँ सरकार जाए 120 लोगों के लिए सरकार ना जाए। अब मौका आया किसका ओम बिरला का मौका आया। ओम बिरला किसकी तरफ बोलेंगे मेरी तरफ बोलेंगे सरकार ना जाए भाई अपने जितने भी वो न्यूट्रल थे लोकसभा के तक कितने भी न्यूट्रल थे लेकिन बोलेंगे तो अपनी पार्टी की तरफ तो सीधी सी बात है जिसकी तरफ बोलेंगे सरकार बच जाएगी। तो देखा होगा एक बार कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2 वोट से गिर गई कहते हैं 2003 में 2003 में सरकार 2 वोटों से गिरी तो 269 और 271 ऐसे करके सारे 269 279 ऐसे करके सारे कुछ वोट थे 269 सारे के पक्ष में थे और 270 विपक्ष में थे तो 2 थे अगर बराबर हो जाते तो काशी वोट यूज करते और सरकार बचा लेते लेकिन 2 में थोड़ी कर सकते लेकिन बराबर की सिचुएशन होगी तभी काशी वोट यूज करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे। तो फिलहाल तो ऐसी सिचुएशन बहुत ही रेयर सिचुएशन में ऐसी बनती है शायद ही कभी ऐसा मेरे ख्याल से आया होता है एक आध कभी आ रहा है हो सकता भी आए लेकिन अगर ऐसा आए भी जाए सिचुएशन तो उसके लिए संविधान प्रावधान तुरंत लोकसभा अध्यक्ष के एक प्रस्ताव बना जाए लोकसभा में तुरंत लोकसभा अध्यक्ष क्या करेंगे एक अपने सरकार के तरफ काशी वोट यूज करेंगे ये चीज होती है। तो ये चीज अपनी बात समझे कि अगर विश्वास प्रस्ताव पारित ना हो पाया मतलब अविश्वास है ठीक है। तो हम लोगों ने आपसे पूछा इच्छा बताओ हमने कुछ पूछा आप लोगों ने नहीं कहा कि हमें आपसे नहीं पढ़ना आप लोगों ने नहीं कहा कि हमें आपसे नहीं पढ़ना हमने पूछा कि जब कितने लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं आधे उठा दिया क्या पढ़ना चाहते हैं आधे कहीं नहीं पढ़ना चाहते तो गिनेंगे कितने पढ़ना चाहते हैं कितने पढ़ना नहीं चाहते। तो विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया इसका मतलब सरकार का भरोसा है और विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया मतलब सरकार का भरोसा नहीं ठीक है। तो इसके अपोजिट सिचुएशन है ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ मतलब अपने आप में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया उसको लाने की जरूरत नहीं है अपने आप में विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया ये चीज नोट कर लो इसको इसको ना प्रस्ताव ये ग्राउंड के लिए थे धन्यवाद ऐसे नहीं समझ हां ऐसे लोग ऐसे कर ले लो लिखा ऐसे कर ले लो ये भी दृश्य ऐसे कर लो अभी कुछ दिन पहले पिछली बार सरकार थी तो राहुल गांधी एक विश्वास प्रस्ताव लेके आए कांग्रेस का सरकार के खिलाफ लेके आए थे लेकिन उनको पता था कि पारित नहीं होगा क्योंकि उस समय तो आप तो जब मिली जुली सरकार उस वक्त तो बहुमत था तो भाई तो प्रस्ताव तो चर्चा ही नहीं पर उससे पहले बैकआउट करके संसद में बैकआउट करके चले गए ठीक है। तो वो तो राजनीति की रहती है इतिहास में नाम तो दर्ज हो गया या नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ है अविश्वास प्रस्ताव इसका देखो सीरियस से हम लोग भी इतिहास आज तक में पढ़ते हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा बार प्रस्ताव आए थे 15 प्रस्ताव का उन्होंने सामना किया ठीक है हम लोग पढ़ रहे तो सबको पता था उस समय सरकार बहुमत में और किसी बार भी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। अब विपक्ष को भी पता था जो भी विपक्ष के लोग जो भी प्रस्ताव लेके उनको भी पता होगा कि हाँ ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा लेकिन फिर भी क्यों लेके आ रहे थे बार बार लाने का मतलब कि आगे आने वाली पीढ़ियां वो ये देखें वो पढ़ेंगे किसी से अच्छा 15 बार विश्वास प्रस्ताव को उन्होंने सामना किया जरूर बहुत तानाशाही होगी ठीक है व्यवस्था ठीक ठाक चल रही होगी कोई हमें नहीं लगता कि यहाँ की व्यवस्था भी ठीक ठाक चल रही होगी कोई तानाशाही नहीं रही होगी लेकिन हम ये जब लोग अभी लोग पढ़ते 15 बार विश्वास प्रस्ताव लेके कुछ तो गड़बड़ रहा होगा ठीक बस इसके इतिहास में नाम दर्ज करना है ठीक आप इनके खिलाफ विश्वास प्रस्ताव आया बस एक हम लोगों का पढ़ने का जरा सा बढ़ गया पढ़ना पड़ेगा नहीं पढ़ना पड़ेगा तो ये चीजें आगे 10-20-50 साल गुजर जाएंगे तो उसके बाद पढ़ा जाएगा इतिहास तो आ जाएगा कि हम उनकी सरकार के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव आता है कुछ तो गड़बड़ी करी होगी मूल्यांकन हमेशा कौन करता है इतिहास करता है ठीक आज हम लोग जो भी नीतियां अपना रहे हैं आज हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उसका मूल्यांकन आज थोड़ी करेंगे उसका मूल्यांकन कब किया जाए समय आगे आ जाए तब आज का मूल्यांकन किया जाए तो इतिहास मूल्यांकन करता है वर्तमान मूल्यांकन नहीं करता। आज जो कुछ भी नीतियां सरकार के द्वारा अपनाई जा रही है तो आज हम लोग थोड़ी कहेंगे आज हमारे
कि ये नीतियां गलत है, वो नीतियां गलत है। आज से 50 साल पहले की नीतियां कही जाती, उनकी सरकार में ये काम गलत हो गया था, उनकी सरकार में ये काम गलत हुआ था। उस समय जानबूझ के थोड़ी गलत किया गया होगा, उस समय जैसी परिस्थितियां थी उस तरीके के हिसाब से डिसीजन लिए गए। आज हम लोग मूल्यांकन करते हैं कि अगर उस समय वो काम ना किया गया होता तो ऐसा भी इतिहास पढ़ते हैं कि जब जम्मू कश्मीर का मैटर था और जम्मू कश्मीर के मैटर को लेके तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू की सरकार को क्या करके लेके यूएनओ में लेके चली गई और यूएनओ ने स्टे लगा दिया, वहीं का वहीं आज रुका हुआ है, वरना उस समय पीओ के हम लेते थे। पढ़ते हैं लोग नहीं पढ़ते, आज हम मूल्यांकन उस समय की परिस्थितियां ही ऐसी बन गई होंगी, उनको यूएनओ में लेके जाना पड़ा। ठीक, ये चीज है। तो परिस्थितियां उस समय की कैसी थी वो अलग थी, आज परिस्थितियां अलग है। तो मूल्यांकन आगे किया जाता है इस तरीके से, इसको नोट डाउन कर लिया। फिर एक जो हमारा पूरा लिखा है, एक कौन सा है, धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव देखो क्या होता है। तो होता ये है, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति कोई भी कार्य सामान्यतः कोई भी कार्य अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। दो पदाधिकारी हैं हमारे, एक कौन होते हैं केंद्र में राष्ट्रपति, और उन्हीं के समकक्ष राज्य में कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। गवर्नर राज्य का राज्यपाल होते हैं, केंद्र कौन है, राष्ट्रपति। सही मामलों में बात करें तो राज्यपाल का पद ज्यादा शक्तिशाली है, राज्यपाल राष्ट्रपति का पद कम शक्तिशाली। ठीक है, मतलब एक वातावरण है कि भारत के हैं और ये राज्य के हैं, लेकिन यहाँ पर स्वयं के विवेक से निर्णय लेने की बात करें तो वहाँ पर राज्यपाल को ज्यादा अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त नहीं। बहुत कम सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पर राष्ट्रपति स्वयं के विवेक से निर्णय ले सकते हैं, अन्यथा सब मामलों में इनको मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करना होता है। राज्यपाल के पास बहुत से अधिकार, बहुत से मामलों में राज्यपाल अपने स्वयं के विवेक से निर्णय ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ऐसे निर्णय सामान्यतः नहीं ले सकते। इसीलिए कई बार हम लोग बोलते भी हैं कि राष्ट्रपति को हम लोग क्या करते हैं, रबड़ स्टाम्प, रबड़ स्टाम्प बस बहुत लगाते हैं। बाकी मुझे ये क्वेश्चन पूछा, ये लिख के डाला, क्वेश्चन बहुत दिन से क्वेश्चन पे लिख के नहीं आया ना, ये क्वेश्चन है सर। हां, किसी ने स्टेटमेंट बता रहा है सर, कौन सा इंग्लिश में सब बता रहा है। ये क्वेश्चन पे लिखो कि क्या भारत के राष्ट्रपति, क्या भारत के राष्ट्रपति एक रबड़ स्टाम्प है, इसको एक सुने, इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए रबड़ स्टैम्प। क्या भारत के राष्ट्रपति एक रबड़ स्टैम्प हैं, एक रबड़ स्टैम्प है। अब देखो इसको शब्दावली से कुछ भी क्वेश्चन और भी तरीके से होता है, ऐसे करके क्वेश्चन लिखे दिया कि भारत के राष्ट्रपति एक रबड़ स्टैम्प है, इसको आप एक्सप्लेन करें किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं। मतलब कहने का क्वेश्चन का भाव क्या निकल गया, क्वेश्चन का भाव ये निकल के आ रहा है कि राष्ट्रपति केवल और केवल एक रबड़ स्टैम्प है, राष्ट्रपति अपने मन से कुछ भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये निकल के आ रहा है। तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है कि क्या वास्तव में भारत के राष्ट्रपति रबड़ स्टैम्प है या नहीं। अब आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, पहले बताना है कि कैसे भारत के राष्ट्रपति रबड़ स्टैम्प है, क्योंकि ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही सारे कार्य करते हैं। कौन कौन से आपको आर्टिकल यहाँ बता देते हैं, यहाँ पे आर्टिकल 74 और 75 का उल्लेख था। 74 में क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और मंत्री इसी मंत्रिपरिषद के अनुसार सलाह के अनुसार राष्ट्रपति काम करेंगे। मतलब जो सलाह मंत्रिपरिषद देगी उसी के अनुसार कार्यक्रम में उसी तक के रबड़ स्टैम्प होगा। और हम लोग राष्ट्रपति जो भी कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं वो सब किससे पूछ के करेंगे, मंत्रिपरिषद से पूछ के करेंगे। जैसे हम लोग इसको भाग ये वाला भी एग्जाम्पल दे देना, धन्यवाद प्रस्ताव का एग्जाम्पल। जैसे जब नई लोकसभा जो भी आती है तो नई लोकसभा की पहली मीटिंग को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। नई लोकसभा की पहली मीटिंग को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। इसमें अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं कि हमारी सरकार ने क्या क्या काम किया, ये किया, वो किया, रोड बनवाई, ये सब बात बताते हैं। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष लोकसभा और राज्यसभा की एक संयुक्त मीटिंग को जो है वो संबोधित करते हैं। तो इन दोनों मीटिंग के दौरान जो भी उनका भाषण होता है, दोनों मीटिंग को संबोधित करते हैं, तो जो भी भाषण होता है वो राष्ट्रपति के अपने विचार नहीं, जो भी बोलेंगे एक एक शब्द उनको मंत्रिपरिषद लिख के देगी, वही बोलेंगे। ठीक है, अपने मन से कुछ भी नहीं बोल सकते।
सोचो अपने मुंह से कुछ बोलते हैं तो ये कैसे हो गए, देखो इसे क्या कहते हैं रबर स्टैम्प। तो ये एग्जांपल आपको बता दो कि किस तरीके से राष्ट्रपति को जो रबर स्टैम्प कहते हैं। कि पहली बात अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। दूसरी बात नई लोकसभा की पहली मीटिंग और प्रत्येक वर्ष लोकसभा और राज्यसभा की नई मीटिंग को जो अभिभाषित करते हैं, भाषण देते हैं, वो भाषण किसके द्वारा लिखा जाता है, मंत्रिपरिषद के द्वारा लिखा जाता है। और एग्जांपल दे दो आपातकाल वाले बता दो, ठीक है आपातकाल वाले कि आपातकाल वगैरह ये सब किसके जो हम लोग उससे लगाए जाते हैं, राष्ट्रपति से लगाए जाते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया था 5 मिनट थोड़ा सा लेट हो गया हमारा ये कंप्लीट कर लो। तो आपातकाल वगैरह लगाते हैं, कौन लगाते हैं, राष्ट्रपति लगाते हैं, लेकिन किससे पूछ के लगाएंगे, मंत्रिपरिषद से पूछ के लगाएंगे। और अगर एग्जांपल दे दें संविधान संशोधन विधेयक, अभी भी आपको बताया संविधान संशोधन विधेयक पर डिसीजन लेते हैं तो संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति वीटो नहीं कर सकते, अनुमति देंगे ही देंगे। और देख लो इसके अलावा राष्ट्रपति अगर किसी विधेयक को खारिज करते हैं तो खारिज किसकी अनुमति पर करते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। बिना मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी विधेयक को खारिज नहीं कर सकते। तो ऐसे में राष्ट्रपति को क्या कह देते हैं, कई बार रबर स्टैम्प कह देते हैं। ठीक हां सर इस क्वेश्चन में तो अपने हमारे लिए पूछना चाहता हूं। हां बिल्कुल अलग में मैं कहता हूं कि रबर स्टैम्प और नहीं है। हां कौन से ऐसे तो लिख सकते हैं सर कि रबर स्टैम्प नहीं। हां क्वेश्चन को बैलेंस करना है। अभी आपको पहले क्वेश्चन का वर्डिंग चलना है। अभी मुझे इन्होंने पूछा कि भारत के राष्ट्रपति रबर स्टैम्प है, तो अगर कह रहे हैं क्वेश्चन तो कुछ तो वजह होगी तभी तो कह रहे हैं। तब ये बताओ रबर स्टैम्प क्यों कह रहे हैं, तो थोड़े आधे आंसर में आप ये बताओ कि किसकी वजह से रबर स्टैम्प कहते हैं। आप बताओ भारत का राष्ट्रपति रबर स्टैम्प नहीं। तो इतना बड़ा संवैधानिक पद है तो ऐसा थोड़ी कि हाँ बस वो उठाए लेके चलते, ऐसा थोड़ी। हम आपको बताने कैसे लगे भारत के राष्ट्रपति रबर स्टैम्प नहीं। अब यहाँ पे बताओ कि भारत के राष्ट्रपति की कौन कौन सी विवेकाधीन शक्तियां हैं। अब एग्जांपल दे दे तो कहां का, जैसे कि देखो पब्लिक क्या है, राष्ट्रपति की कोई विवेकाधीन शक्ति है जिस विधेयक को चाहे उसको पब्लिक कर सकते हैं। देखो किया भी था यानी जैसे ठीक है, याद नहीं किया एक ये बता दो। दूसरा बता दो कि जैसे मान लिया जब भी किसी सरकार में चुनाव होते हैं तो अगर किसी दल को बहुमत ना मिले, तो कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, कौन सी पार्टी सरकार नहीं बना सकती है, तो उसको सरकार बनाने के आमंत्रित करिए कि राष्ट्रपति का अपना डिसीजन होता है। ठीक, तो ऐसे चुनाव चक्र जहां पर राष्ट्रपति अपने मन से निर्णय ले सकता है वो बता दो। लास्ट टाइम कंक्लूड ये करके देना है कि राष्ट्रपति भारत का एक और रबर स्टैम्प नहीं है। ठीक है, अपने व्यू देना है, लेकिन अपने व्यू कौन से, अपने भी संविधान के अनुसार ही देना है। ठीक है, तो लास्ट में नहीं बने राष्ट्रपति रबर स्टैम्प वास्तव में राष्ट्रपति के कारण रबर स्टैम्प नहीं, संवैधानिक पद है और सबसे बड़ा हमारा संवैधानिक पद है। तो आपको लास्ट में बताना है कि राष्ट्रपति एक हमारे विवेकाधीन निर्णय लेने के स्वतंत्र नागरिक का विवेकाधीन निर्णय लेते हैं तो राष्ट्रपति एक रबर स्टैम्प नहीं। ठीक है, और टाइम क्या नहीं था जल्दी में क्या करता है क्या है। चलो ये चीज हमारी होगी थी। अभी इसमें ये धन्यवाद प्रस्ताव बचा हुआ है, धन्यवाद प्रस्ताव हम लोग कल एक काम करते हैं। और ये आपका चला सा का अब ये संसद हमारे कंप्लीट कल नहीं हम लोग जुडिशरी स्टार्ट करेंगे। आज आपकी शाम को फिर पॉलिटी की रहेगी और हिस्ट्री की रहेगी। तो ऐसा ना हो पता लगे कि हम हमारे फॉर्मूले ऑलरेडी ऐसा ना हो।